हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज़ नित्या सिंह एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डिकोडर। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम लोग ब्रिटिश भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और इससे पहले हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने जो भी कुछ स्वतंत्र राष्ट्र थे हमारे, जैसे मैसूर हो गया, बंगाल हो गया, इनके बारे में डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस सीरीज़ में मॉडर्न इंडिया के 1000 क्वेश्चन जो है वो कवर कर रहे हैं। और इस 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ में ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें आज हम ब्रिटिश भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू हमें ज़रूर मेंशन करें। तो फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेज़ी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पड़ा था। तो फ्रेंड्स, जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ आए थे तो उन्होंने इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा उनका प्रभाव किस क्षेत्र पे पड़ा था। तो ये आर्थिक क्षेत्र पे पड़ा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंग्रेज़ों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी। तो ये प्लासी के युद्ध के बाद स्टार्ट हुई थी। मतलब प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने अपना थोड़ा बहुत आधिपत्य बंगाल में स्थापित कर लिया था, साम्राज्य या फिर आधिपत्य जमा लिया था, लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद ये पूर्णतः यहाँ पे स्थापित हो गए थे। तो प्लासी के युद्ध के बाद इन्होंने जो है कुछ थोड़ा बहुत लूटना भारत को शुरू कर दिया था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में हुआ था हमारा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो इससे पहले वाले पार्ट में हम इसको डीपली डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसको ज़रूर देख लें। और नीचे मैं क्या कहते हैं उसमें कमेंट बॉक्स में लिंक और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप उसे ज़रूर देख लें। तो प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये सिराजुद्दौला, जो कि उस टाइम बंगाल का नवाब था, और क्लाइव के बीच हुआ था। क्लाइव जो कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे और सिराजुद्दौला की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे मीर जाफ़र। इन्होंने क्या कर दिया था? इन्होंने धोखा दे दिया था, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारत में किस भू राजस्व व्यवस्था को अपनाया गया था। तो ब्रिटिश काल की भारत में 3 तरह की भू राजस्व व्यवस्था अपनाई गई थी, जिसमें से स्थायी बंदोबस्त था, महालवाड़ी व्यवस्था थी और रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। फ्रेंड्स, इन तीनों के बारे में हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चंस के माध्यम से थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछाई थी। तो जॉर्ज क्लार्क ने बिछाई थी। भारत में पहली रेल लाइन किसने बिछाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने बिछाई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने दिया था। फ्रेंड्स, अगर टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा बहुत हो जाए तो आप लोग उसे मैनेज कर लीजिएगा और मैं बता दूंगी, कोशिश करूंगी। और अगर मैं नहीं भी बता पाती हूँ तो आप लोग, अगर समझ में आता है तो आप लोग उसे थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने कहा था कि भारत की जो संपत्ति है वो ब्रिटेन की तरफ जा रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी, तो वो कहाँ से कहाँ तक थी। तो कोलकाता से आगरा के बीच इन्होंने पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी। किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। फ्रेंड्स, भारत में रेलवे के जन्मदाता भी किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा सा रेलवे से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। तो पहली जो रेलवे लाइन थी हमारी वो क्लार्क ने बिछाई थी, तो हम लोगों ने देख ही लिया अभी। तो फर्स्ट रेल लाइन जो थी वो कब बिछाई गई थी? 1853 में। और कहाँ से कहाँ तक? तो ये बिछाई गई थी हमारी बोरी, मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन, जो कि प्रेजेंट टाइम में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, यहाँ से लेकर के थाने के बीच, मतलब मुंबई से थाने के बीच। इसमें 400 जो भी पैसेंजर्स थे, यात्री थे, उन्होंने ट्रेवल किया था। और इसकी डिस्टेंस कितनी थी? तो 34 किलोमीटर की डिस्टेंस इन्होंने मुंबई टू थाने कवर करी थी। अगला फैक्ट जो है इससे रिलेटेड वो ये है कि भारत की पहली हेरिटेज ट्रेन जो थी वो कौन सी थी। तो पहली हेरिटेज ट्रेन जो थी हमारी वो फेरी क्वीन थी। फ्रेंड्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगर आप किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसमें तो मान लीजिए ये नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप कुछ जैसे यूपी पीसीएस हो गया या कोई भी स्टेट पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, या फिर आजकल यूपी SSC के एग्ज़ाम में भी थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछने लगा है, तो वहाँ से भी पूछ सकता है। तो आप लोग उसको नोट कर लें और याद कर लें।
1957 में फेरी क्वीन जो थी हमारी, वो पहली हेरिटेज ट्रेन थी। अगला क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो, इसमें जो है ये जो हमारा फेरी क्वीन है, इसमें जो है विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन लगा हुआ है। फ्रेंड्स, आपको पता है पहले जो भी ट्रेन चलती थी उसमें भाप इंजन लगा हुआ होता था। अब तो फिलहाल ट्रेन जो हैं वो इलेक्ट्रिक हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक से देख लेते हैं हम लोग कि पहली विद्युत रेलगाड़ी कब चली थी। तो ये चली थी 1925 में। और कहाँ से कहाँ तक बीच चली थी, तो बम्बई से लेकर के कुर्ला तक चली थी, कुर्ला हार्बर तक। बम्बई वीटी से लेकर के ये चली थी हमारी कुर्ला हार्बर तक। पहली विद्युत रेलगाड़ी कब, 1925 में बम्बई वीटी से लेकर कुर्ला हार्बर तक चली थी। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो ये यूपी का हमारा गोरखपुर प्लेटफॉर्म जो है वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई जो है वो 1366.33 मतलब 1366.33 मीटर इसकी लंबाई है। और भारतीय रेलवे का मस्कट क्या है, तो इसका मस्कट हमारा है एक हाथी, इसका मस्कट है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है भोलू। भोलू, भोलू नाम है इस हाथी का। और भोलू नाम का हाथी इसका मस्कट है। और फ्रेंड्स, जो है ये हाथी जो है एक गार्ड के ड्रेस में खड़ा रहता है। और ये जो है हमारी रेलवे का मस्कट है। फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया, तो जमींदारों ने। जमींदारों को भू राजस्व प्रणाली, जो भी ब्रिटिश का शासन काल में भू राजस्व प्रणालियाँ थी हमारी, रैयतवाड़ी हो गई, महालवाड़ी हो गई, तो इससे सबसे ज़्यादा पूछ रहा है कि लाभ किसको प्राप्त हुआ, तो ये ज़मींदारों को हुआ। फ्रेंड्स, आपको पता है कि पहले ज़मींदार शोषण करने के लिए तो प्रसिद्ध ही थे, तो इनको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया, तो फ्रेंड्स ये मुंबई में किया गया था। जो सूती वस्त्र मिल था ये सबसे पहला कहाँ स्थापित किया गया, तो मुंबई में किया गया। और फ्रेंड्स, इससे बता दें कि मुंबई में तो ये किया गया हमारा 1854 में। लेकिन इससे पहले भी एक कोशिश हुई थी कॉटन मिल लगाने की, जो कि कहाँ हुई थी हमारी, फोर्ट ग्लस्टर। ये कहाँ पे है, तो ये कोलकाता में है। और ये कब कोशिश की गई थी, तो ये की गई थी हमारी 1818 में, 1818 में। फ्रेंड्स, कॉटन से रिलेटेड हम लोग एक और फैक्ट देख लेते हैं कॉटन मिल से। तो कॉटन मिल जो है, इसके लिए मतलब कॉटन के लिए अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो कौन सा शहर फेमस है, तो ये बर्मिंघम। बर्मिंघम जो है हमारा वो कॉटन के लिए फेमस है। ये कहाँ पे है, तो ये हमारा इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में हमारा बर्मिंघम है, जो किसके लिए फेमस है, तो कॉटन के लिए फेमस है। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी भू राजस्व व्यवस्था कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी ये कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी, क्योंकि इसमें जो हमारा भू राजस्व होता था वो भू राजस्व जो होता था उसको कृषक जमा करते थे अंग्रेज़ों के पास, मतलब कृषक से वसूली की जाती थी। और जो ज़मीन होती थी उसका मालिकाना जो हक होता था वो किसका होता था, रैयतवाड़ी। रैयत मतलब होता है किसान, तो किसानों को दिया जाता था इसका मालिकाना हक। इसलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार को स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त शुरू किया गया। बंगाल और बिहार में जो है स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया गया, तो फ्रेंड्स स्थायी बंदोबस्त जो था हमारा वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लागू किया गया था। फ्रेंड्स, स्थायी बंदोबस्त का क्षेत्र कौन कौन सा था, तो ये भी आगे मेंशन है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ कहाँ था। तो ये बंगाल था, बिहार था, और उड़ीसा था। उड़ीसा के बाद हमारा आ जाएगा यूपी के बाद वाराणसी यूपी के वाराणसी में था। और नॉर्थ कर्नाटक में था। ये नॉर्थ कर्नाटक में जो था स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त भी इसको कहा जाता था, ये लागू हुआ था हमारा।
कब? 1793 में, कॉर्नवालिस के टाइम में। उसका क्षेत्र क्या क्या था? तो नॉर्थ कर्नाटक था, बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, यूपी का वाराणसी था। अगला क्वेश्चन है हमारा, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1820 में। किसके द्वारा लागू की गई? तो ये फ्रेंड्स लागू की गई थी मुनरो के द्वारा। मुनरो को रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के लिए ही मद्रास का गवर्नर अपॉइंट किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब शुरू हुई? तो फ्रेंड्स महालवाड़ी प्रथा जो थी ये औपचारिक रूप से तो हमारे स्टार्ट हुई थी 1822 में, लेकिन अगर पूछा जाए कि वैसे पूछा जाए कि महालवाड़ी व्यवस्था कब स्टार्ट हुई थी, तो हम लोग आंसर करेंगे 1833। ऐसा इसलिए क्योंकि औपचारिक रूप से ये व्यवस्था जो है वो हमारी लागू हुई 1822 में। और मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कानूनी रूप इसको मिला 1822 में, लेकिन जो अपने सबसे अच्छे स्वरूप में ये व्यवस्था आई है वो 1833 में आई है, मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो फ्रेंड्स उस टाइम अफीम उत्पादन के लिए हमारा बिहार बहुत फेमस था। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र उद्योग के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले मार्ग पर उच्चतर कर जो लगता था, ये वस्त्र उद्योग के पतन का मुख्य कारण था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नील कृषकों की दुर्दशा पर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम नील दर्पण है। तो ये पूछा गया है कि किसने लिखी है, इसके राइटर कौन है? तो फ्रेंड्स इसके राइटर है हमारे दीनबंधु मित्र। फ्रेंड्स आपको पता है पहले जो अंग्रेज थे वो हमारे किसानों से नील की खेती करवाते थे, क्योंकि नील का जो रंग होता है या नील जो होती है उसकी डिमांड जो थी वो यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेज द्वारा सबसे पहले कहवा बागान कहाँ लगाया गया? तो वायनाड जनपद में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंग्रेज़ों के समय की पहली जनगणना किसके काल में हुई? तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में अंग्रेज़ों के समय की पहली जनगणना हुई थी। तो फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं जनगणना से रिलेटेड कुछ फैक्ट। तो जनगणना जो थी ये मेयो के काल में हुई थी। कब? 1872 में हुई थी। और 1881 में हमारी पहली बार जनगणना के लिए 1881 में अलग डिपार्टमेंट बनाया गया था। अलग विभाग बनाया गया। कब? 1881 में बनाया गया था। और 1949 में जो हमारा जनगणना का विभाग था इसको होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया गया था। और फ्रेंड्स 2011 की जनगणना जो है ये कौन से नंबर की जनगणना है? तो ये हमारी 15वें नंबर की जनगणना है। और 16वीं जनगणना जो होगी हमारी कौन सी होगी? 2021 में, मतलब जो अब जनगणना हो रही है वो हमारी 16वें नंबर की जनगणना होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे? तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था अभी हम लोगों ने बात की कि मुनरो जो थे इनको मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के लिए ही गवर्नर बनाया गया था। तो ये किससे रिलेटेड थे? तो ये रैयतवाड़ी से व्यवस्था से रिलेटेड थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ कहाँ पे लागू हुई थी? तो फ्रेंड्स ये लागू हुई थी हमारी बम्बई, मद्रास और असम में लागू हुई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। फ्रेंड्स की टोटल जो पार्ट था उसके 51% भाग पे लागू हुई थी। सबसे ज़्यादा परसेंट पे रैयतवाड़ी व्यवस्था ही लागू हुई थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी इसमें क्या होता था कि इसमें जो भी राजस्व दिया जाता था वो किसके द्वारा दिया जाता था? तो किसानों के द्वारा दिया जाता था। राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो किसानों की होती थी। और हमारी जो महालवाड़ी और स्थाई बंदोबस्त था इसमें राजस्व कौन देता था? तो स्थाई बंदोबस्त में जो है वो जमींदार राजस्व देते थे, मतलब जमींदारों को ज़्यादा दिया गया था, वर्चस्व दिया गया था, उनका वर्चस्व था इसमें, उन्होंने मजदूरों का शोषण किया था। और महालवाड़ी व्यवस्था में कौन देता था? तो महाल का मतलब होता है गांव, और महालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व जो था वो गाँवों द्वारा जो ब्रिटिश जो भी शासक थे उनको दिया जाता था। मतलब ब्रिटिशर्स जो थे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पहले जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की, उसके बाद महालवाड़ी इसलिए लागू करना पड़ा इनको क्योंकि ये सोचते थे रैयत मतलब एक एक किसानों से राजस्व कौन वसूले, तो ये उनका राजस्व सम्मिलित रूप से गांव के थ्रू आ जाता था, मतलब एक गांव का राजस्व आ जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण जो है 1853 में किन
नगरों के बीच हुआ था? तो ये मुंबई और ठाणे के बीच हुआ था। मुंबई के बोरी बंदर यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच इसमें 400 ट्रेवलर्स जो थे उन्होंने ट्रेवल किया था, पैसेंजर्स, और ये 34 किलोमीटर तक चली थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षक भारतीयों की आवश्यकता। फ्रेंड्स, इन्होंने भारतीयों को शिक्षा क्यों दी, मतलब उनको पढ़ाया लिखाया, फिर अंग्रेजी का प्रसार प्रसार क्यों किया? आधुनिक शिक्षा से तात्पर्य है अंग्रेजी की शिक्षा से। तो उन्होंने इसका प्रचार प्रसार इसलिए किया क्योंकि इनके यहाँ जो छोटे पद होते थे, छोटे प्रशासनिक पद होते थे, उन पे भारतीयों की नियुक्ति ये करना चाहते थे। तो क्योंकि भारतीयों को तो पढ़ना लिखना आता नहीं था ज़्यादा, उस तरह से आधुनिक शिक्षा में उनकी रुचि क्या कहें कि आधुनिक शिक्षा में का उस समय प्रचलन नहीं था, तो इसलिए उनको इंग्लिश का ज्ञान कम था। तो इन्होंने इंग्लिश का प्रचार प्रसार करके उनको अपने नौकरी के काबिल बनाने के लिए, या कहें कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति की हेतु शिक्षक भारतीयों की आवश्यकता उस समय पे जो थी, उसके लिए इन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो ये था 89%। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये मार्टिन बर्ड को माना जाता है। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। मार्टिन बर्ड किससे रिलेटेड थे? तो ये महालवाड़ी व्यवस्था से रिलेटेड थे, मार्टिन बर्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने % भूभाग पर अपनाई गई थी? तो सबसे ज़्यादा % पर रैयतवाड़ी व्यवस्था ही लागू की गई थी। कितने % व्यवस्था भाग पर? तो 51% भाग पर। और सबसे ज़्यादा रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी भाग पर, ब्रिटिश भाग पर, भारत पर। और इसमें रैयतों यानी कि किसानों को ज़्यादा वरीयता दी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, विटली आयोग का उद्देश्य क्या था? तो श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन और सिफारिशें प्रस्तुत करना ही विटली आयोग का उद्देश्य था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीयों द्वारा स्थापित हुआ तथा उनके द्वारा प्रबंध, मतलब उनके ही प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो ये अवध कॉमर्शियल बैंक था। अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना भारत में भारतीयों द्वारा हुई थी। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसका हेडक्वार्टर जो था वो फैज़ाबाद में था। फैज़ाबाद में अवध कॉमर्शियल बैंक का वो हेडक्वार्टर था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1881 में। 1881 में फ्रेंड्स आपको बता दें इसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद 1958 में ही इसको बंद कर दिया गया था। इसका मर्जर हो गया था, बंद नहीं किया गया था, इसका मर्जर हो गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों द्वारा रेवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। फ्रेंड्स, ये रेवाड़ी नहीं होगा, महालवाड़ी होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, महालवाड़ी सॉरी रैयतवाड़ी होगा, रैयतवाड़ी। इस क्वेश्चन में ये हमारा होगा रैयतवाड़ी, ये टाइपिंग मिस्टेक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो इसका क्षेत्र पूछा गया तो इसका क्षेत्र मद्रास हो जाएगा और बम्बई हो जाएगा। इसके अलावा असम के कुछ भागों में भी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, मद्रास, बम्बई और असम। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में उपनिवेश शासन के संदर्भ में पारित 1883 में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स, एल्बर्ट बिल आया था, तो इसका उद्देश्य था कि जो भी अदालतों की दांडिक अधिकारिता में भारतीय और यूरोपीय लोगों को बराबर पर रोकना, मतलब दोनों की अधिकारिता बराबर करना। तो इसके लिए जो है अंग्रेज बहुत नाराज़ भी हुए थे और बाद में ये वापस भी ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में किस उद्योग का स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया? तो फ्रेंड्स, भारी उद्योग का स्वतंत्र विकास ब्रिटिश शासन के दौरान नहीं हो पाया था, क्योंकि भारी उद्योग जो थे इन पे इतना ध्यान नहीं दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था।
तो पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी वस्तु थी जिसके लिए इसको सुरक्षित रखा गया था। चाय के साथ एक अधिकार को सुरक्षित रखा गया था और चीन के साथ व्यापार जो होता था उसको भी उसका भी इनको अधिकार प्राप्त था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कब ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक अधिकारिता को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया? तो 1933 में अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया था। स्थायी बंदोबस्त संबंधित व्यक्ति कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन शोर थे। स्थायी बंदोबस्त से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से थे? तो कॉर्नवालिस थे, कॉर्नवालिस क्योंकि उस टाइम गवर्नर थे बंगाल के, चार्ल्स ग्रांट थे और जॉन शोर थे। इनके सहयोग से ये लागू हुई थी। और ये प्रिफरेंस कितने प्रतिशत ब्रिटिश भूभाग पर लागू हुई थी? तो 19% ब्रिटिश भूभाग पर लागू हुई थी। और इसमें क्या होता था? तो इसमें जो है जमींदार जो होता था वो राजस्व देता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित व्यक्ति कौन से थे? तो इसमें आ जाएंगे हमारे कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो और एलिफिंस्टन। थॉमस मुनरो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एलिफिंस्टन और कैप्टन रीड भी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो होल्ट मैकेंजी थे। होल्ट मैकेंजी के अलावा कौन थे? तो मार्टिन बर्ड थे। फ्रेंड्स, मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भू राजस्व का प्रवर्तक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब आया था? तो ये आया था हमारा 1885 में। बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब आया था? तो 1885 में। फ्रेंड्स, ये क्या था? तो ये कब आया था? तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो ये 1822 में आया था, सॉरी 1885 में आया था बंगाल काश्तकारी अधिनियम। और ये क्या था? तो इसमें ये था कि अगर मतलब जो भी किसान होते थे वो अपना निश्चित किराया नहीं देते थे तो उनको विस्थापित नहीं किया जाएगा, साथ ही विशेष परिस्थितियों को छोड़कर किराया भी नहीं बढ़ाया जाएगा, इसमें ये कहा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवध काश्तकारी अधिनियम कब आया था? अवध और मद्रास काश्तकारी अधिनियम तो 1886 में, मतलब बंगाल काश्तकारी अधिनियम या बंगाल टेनेंसी एक्ट के ठीक 1 साल बाद हमारा अवध या मद्रास काश्तकारी अधिनियम आया था। अगला दक्कन काश्तकारी अधिनियम, तो यह आया था हमारा 1879 में। मध्य प्रांत काश्तकारी अधिनियम आया था 1883 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैकाले के प्रपत्र द्वारा किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? तो अंग्रेजी भाषा को। इसके बारे में हम लोग पार्ट 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कब आया था फ्रेंड्स? तो ये आया था 1834 में। इनका जो इन्होंने पत्र जारी किया था मैकाले ने, ये कब जारी किया था इन्होंने? तो 1834 में, 35 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाअधिकार पत्र किसको कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र को, यानी कि वुड डिस्पैच भी कहा जाता है इसको। 1854 में ये घोषणा पत्र वुड ने लागू किया था। फ्रेंड्स, इसकी जो इसमें जो भी घोषणाएं थी उनमें से कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो हम लोग उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो वुड डिस्पैच था ये कौन लेके आए थे? तो ये सर चार्ल्स वुड लेके आए थे। तो इन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया था? वुड डिस्पैच पड़ गया था। इन्होंने अंग्रेज़ी शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए जो है इसमें बात कही थी और इन्होंने महिलाओं की शिक्षा पे भी जोर दिया था इस वुड डिस्पैच में। और इन्होंने 1854 में जो उस टाइम गवर्नर जनरल थे डलहौजी, उनके लिए एक पत्र लिखा था 1854 में। जब इन्होंने वुड डिस्पैच क्या चीज़ था बेसिकली ये बता रहे, तो 1854 में इन्होंने डलहौजी को एक पत्र लिखा था। इसी पत्र को जो है, इस पत्र में इन्होंने अपनी कुछ घोषणाएं जो है वो अंकित की हुई थी। तो इसी पत्र को क्या कहा गया था? वुड डिस्पैच कहा गया था। तो उसकी जो घोषणाएं थी उसमें ये था कि जो भी जनसाधारण हैं उनकी शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो सरकार वहन करे। और इसमें उच्च शिक्षा के बारे में बात किया गया था कि जो उच्च शिक्षा है उसकी भाषा जो होनी चाहिए वो इंग्लिश होनी चाहिए, और जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है या फिर ये कहें कि स्कूल स्तर की जो भी शिक्षा है वो किस भाषा में होनी चाहिए? तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए।
मतलब उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में और स्कूल स्तर की जो शिक्षा है वो वहाँ की देसी भाषा में होनी चाहिए। इन्होंने ये भी कहा था कि प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग की स्थापना भी होनी चाहिए। इन्होंने फ्रेंड्स आपको बता दें कि स्त्री शिक्षा पर यानी कि महिलाओं की शिक्षा पर और व्यावसायिक शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। और इन्होंने धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर भी बल दिया था कि धर्म शिक्षा का जो वो शिक्षा जो है, शिक्षा का जो प्रारूप है वो कैसा होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। स्वरूप। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और है कि प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा गया है, जो कि 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए एक विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश किया गया था। तो इसको प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हारटोग समिति, शिक्षा से रिलेटेड कुछ समितियां हैं ये, तो इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इससे रिलेटेड मैच द कॉलम क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पहली हमारी समिति जो है वो है हारटोग समिति। तो ये कब आई थी, ये 1929 में आई थी हारटोग समिति। फ्रेंड्स इसका इम्पोर्टेंस ये है कि इसकी सिफारिश के आधार पे ही 1935 में एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था। 1935 में हारटोग समिति की सिफारिश के आधार पर ही केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था। ये कब आई थी, तो ये 1929 में आई थी। अगला हमारा है लिंडसे आयोग, तो ये भी 1929 में आया था। अगला हमारा है सप्रू समिति, तो ये 1934 में आई थी। और सारजेट योजना 1944 में आई थी। सारजेट 1944 और सप्रू 1934 में आई थी। फ्रेंड्स हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। फ्रेंड्स हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, और आपको बता दें कि हिंदू कॉलेज जो था ये पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में। तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो ये डेविड हेयर ने की थी। हिंदू कॉलेज जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, इसकी स्थापना किसने की थी, डेविड हेयर ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में औद्योगिकरण की अवधि क्या थी, तो ये 1800 से 1850 थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप लोग थोड़ा सा दिमाग में इसको रख लीजिएगा, 1800 से 1850 तक थी। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना का आरंभ कब हुआ, तो 1850 में हुआ था। जो भी आधुनिक उद्योग थे उनकी स्थापना का आरंभ 1850 से स्टार्ट हुआ था। पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ पे, रिसरा वेस्ट बंगाल में स्थापित की गई थी। रिसरा जो कि कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। तो पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो रिसरा वेस्ट बंगाल में स्थापित की गई थी। है कि स्ट्रेची आयोग कब आया था, तो ये आया था 1880 में। किसके टाइम में, लिटन के टाइम में। फ्रेंड्स ये भी है हमारा कुछ आयोग हैं और उनके आने का सन दिया हुआ है और उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे उनके नाम दिए हुए हैं। तो ये भी मैच कॉलम करने के लिए आता है। तो स्ट्रेची आयोग जो है ये 1880 में आया था और लिटन के टाइम में आया था। उस टाइम गवर्नर कौन थे, हमारे गवर्नर जनरल लिटन थे। और लॉयल आयोग कब आया था, तो हमारा एल्गिन के टाइम में आया था लॉयल आयोग। और कब आया था, तो 1897 में आया था। मैकडोनल आयोग कब आया था, तो ये 1900 में आया था, 1900। और लॉर्ड कर्जन के टाइम में आया था। कर्जन के टाइम में बंगाल विभाजन भी हुआ था। फ्रेंड्स कब हुआ था, 1905 में हुआ था। और वुडहेड आयोग कब आया था, तो 1943 से 44 में आया था और चार्ल्स लॉर्ड बेवल के टाइम में आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकाल को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता करने के लिए भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित की, तो 1883 में। फ्रेंड्स उस टाइम बंगाल में और अकाल आते रहते थे, तो उसके लिए एक अकाल संहिता कब प्रचारित की गई, तो 1883 में की गई थी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में। विकेंद्रीकरण का शुभारंभ लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पूछ रहा है पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? तो 1925 में। मतलब रेलवे बजट जो था वो हमारे जो आम बजट होते हैं उनसे अलग होके कब प्रस्तुत किया जाने लगा? तो 1925 से। अगला क्वेश्चन है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के राइटर कौन है? तो ये आर.सी. दत्त हैं, आर.सी. दत्त। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा क्वेश्चन। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके राइटर हैं दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। ये क्वेश्चन कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। ड्रेन थ्योरी क्या है फ्रेंड्स? उस टाइम एक मतलब थ्योरी दी गई थी तो उसको हमारे दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ड्रेन थ्योरी। तो इसमें कहा गया था कि भारत की जो राष्ट्रीय संपत्ति है कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा जो है वो ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। इसे ही ड्रेन थ्योरी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है? तो इसमें ये कहा गया है कि शिक्षा जो है वो समाज के उच्च वर्गों को दी जाए और जो निम्न वर्ग हैं उन तक इससे छन छन के शिक्षा का प्रभाव पहुँचे। तो इसी को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता है कि मतलब उच्च वर्गों को शिक्षा दी जाए और उच्च वर्ग से धीरे धीरे छन छन कर जो शिक्षा है वो जनसाधारण तक पहुँच जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा आरंभ की थी? तो ये कंपनी थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे द्वारा भारत में सबसे पहले रेल सेवा का आरंभ हुआ था। महान वृद्ध पुरुष या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये भी हमारे दादा भाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन है, किन दो स्थानों के बीच सर्वप्रथम रेलवे मार्ग का निर्माण हुआ था? तो कोलकाता से रानीगंज के बीच सबसे पहले रेलवे मार्ग का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1925 ईस्वी में भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से पृथक करने की सिफारिश जो की थी वो किसने की थी? तो एक्वर्थ कमेटी थी फ्रेंड्स। एक्वर्थ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे ही 1925 को जो रेल बजट था उसको आम बजट से पृथक करके प्रस्तुत की जाने की सिफारिश की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार भारतीय धन की इंग्लैंड को निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट किया है? इंग्लैंड फ्रेंड्स, ये थ्योरी जो है ये ड्रेन थ्योरी कहलाती है, ड्रेन थ्योरी। और इसको दादा भाई नौरोजी ने अपने इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक एक लेख में प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वाणिज्यिक बैंक कहाँ खोला गया था? बीच में मिस्टेक हो गई है, तो ये कोलकाता में खोला गया था। प्रथम वाणिज्यिक बैंक कहाँ खोला गया था? तो ये कोलकाता में खोला गया था। बंगाल में अकाल का कारण क्या था? तो सरकार द्वारा वस्तुओं को ना देना। सरकार यहाँ पे वस्तुओं को भेजती नहीं थी खाने पीने के लिए, जैसे अनाज वगैरह हो गए, तो बंगाल में इस वजह से अकाल पड़ गया था। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1907 में हुई थी फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड फैक्ट जो है वो मैच करने के लिए कुछ कंपनीज दे देगा और पूछ लेता है, तो वैसे भी हमको याद करना चाहिए क्योंकि हमारी महारत्न कंपनीज में से एक है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी हमारी 1907 में। अगला क्वेश्चन है, हमारा, बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो 1874 में। कहाँ पे हुई थी? तो कुल्टी, वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी, ये 1910 में स्थापित हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त के अधीन जमा किए गए भू राजस्व में जमींदारों का अंश कितना था? तो 1/3 था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के क्रमिक चरणों को सर्वप्रथम किसने निरूपित किया था? तो कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के क्रमिक चरणों को निरूपित किया था।
अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भाग पे लागू की गई थी? तो ये 19% भाग पे लागू की गई थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने प्रतिशत भाग पे लागू की गई थी? तो ये 51% भाग पे लागू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था अभी हम लोगों ने आगे देखा, अब यहाँ थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से कि कहाँ पे लागू की गई थी। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और गाजीपुर में तथा उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। कहाँ कहाँ लागू की गई थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं गाजीपुर में और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। कितने प्रतिशत भाग पर? तो 19% भाग पर। और इसमें भूमि अधिग्रहण सदैव जमींदारों को दिए, भूमि अधिग्रहण का जो हक होता था वो जमींदारों का होता था और ये राजस्व भी देते थे जमींदार। अगला हमारा क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का क्षेत्र क्या था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का क्षेत्र था मद्रास, मुंबई और पूर्वी बंगाल और असम और कुर्ग। ये सब हमारे रैयतवाड़ी व्यवस्था के क्षेत्र थे। और रैयतवाड़ी व्यवस्था का श्रेय किसको जाता है? तो मुनरो को जाता है। और ये टोटल जो हमारा भूभाग था उसके 51% भाग पे लागू हुई थी। अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा। इसमें राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो ये होती थी किसानों की। किसान, फ्रेंड्स बता दें कि रैयत मतलब भी किसान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बारामहल जिला जो है यहाँ पे सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी कर्नल रीड द्वारा। उसके बाद फिर मद्रास में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कर्नल रीड द्वारा यहाँ पे 1792 में ही लागू कर दी गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, उसके बाद मद्रास में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स से मार्टिन बर्थ को कहा जाता है। मार्टिन बर्थ जो कि महाल वाली व्यवस्था से इनका नाम जुड़ा है। इनको उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का प्रवर्तक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महालवाड़ी व्यवस्था कुल ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भाग पर थी? तो ये 30% भाग पर थी। 30% भाग पर महालवाड़ी व्यवस्था थी। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्र जो थे वो उत्तर प्रदेश था, मध्य प्रांत था और पंजाब प्रांत था। ये 3 क्षेत्र हमारे महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पील समिति किससे रिलेटेड थी? तो पील समिति जो थी ये केंद्र सरकार तथा प्रांतीय सरकार के बीच राजस्व के विभाजन के प्रश्न पर विचार प्रकट करने के लिए बनाई गई एक समिति थी, पील समिति। तो पील समिति किससे रिलेटेड थी? तो केंद्र सरकार प्रांतीय सरकार के बीच राजस्व के विभाजन के प्रश्न पर विचार प्रकट करने के लिए बनाई गई एक समिति थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो था ब्रिटिश भारत पर जो ब्रिटिशर्स का आर्थिक प्रभाव था वो ख़त्म हो गया है। अब हम लोग आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगले क्वेश्चन से, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से रिलेटेड कुछ प्रश्न, और अगले पार्ट में भी इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। कौन सा यूरोपीय व्यापारी सबसे पहले भारत आया था? तो ये पुर्तगाली थे। और कब आया था? 1498 में वास्को डी गामा आए थे। ये वास्को डी गामा पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के बाद समाप्त हो गया? तो ये वांडी वाश के युद्ध के बाद समाप्त हो गया। फ्रेंड्स इसके बारे में आगे के वीडियोज़ में हम थोड़ा डीपली जो भी युद्ध है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज यहीं पर ज़रा सा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बारे में बस क्वेश्चन देख लेते हैं कि फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के बाद समाप्त हो गया? तो वांडीवाश के युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के भारत आने का कारण क्या था? तो व्यापार करने आए थे। ये सब आए तो यहाँ पे व्यापार करने ही थे, पर यहाँ पे आके इनकी शासन करने की मनसा जग गई। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था तो उसका नाम क्या था? टॉमस रो था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था तो ये कब आया था? तो ये आया था 17 मई 1498 को भारत आया था। सबसे पहले वास्को डी गामा आया था। और ये कहाँ पे आके उतरा था? तो कालीकट नामक स्थान पे आके उतरा था ये वास्को डी गामा। फ्रेंड्स जब ये आया तो यहाँ पे इसका स्वागत किसने किया था? जमोरियन ने किया था। जमोरियन ने इसको अपने घर बुला के खूब मसालेदार लजीज भोजन करवाया था और इसको कुछ मसाले ले जाने के लिए भी दिए थे। तभी इसके दिमाग में आया कि मसालों का व्यापार किया जा सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो यूरोपीय कंट्रीज़ होती थी वहाँ पे ठंड बहुत होती थी और ये लोग मसाले खा के खुद को गर्म रखते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पे पहुंचा था? तो ये कालीकट नामक बंदरगाह पे पहुंचा था।
पुर्तगालियों ने जो इनका सामुद्रिक जो साम्राज्य था उसको क्या नाम दिया था, तो इन्होंने इसको एस्तादो दा इंडिया नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौल का युद्ध किन के बीच हुआ था। तो फ्रेंड्स, चौल का युद्ध जो हुआ था ये हमारा स्टार्ट हुआ था 1508 में, लेकिन 1509 में अंग्रेज़ों ने इसको जीत लिया था। चौल का युद्ध जो है ये हुआ था, गुजरात, मिस्र और टर्की की संयुक्त मुस्लिम सेना थी और इनका अंग्रेज़ों के साथ जो है चौल का युद्ध हुआ था और अंग्रेज़ इसमें विजयी हुए थे। कब? 1509 में। और कब हुआ था युद्ध? 1508 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो ये था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। फ्रेंड्स, अल्बुकर्क जो था ये पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर जनरल था। पहले गवर्नर जनरल इनके अल्मीडा थे और दूसरे पुर्तगाली थे, लेकिन अगर पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन था तो ये हमारे आ जाएंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। प्रसिद्ध संत फ्रांसिस जेवियर जो थे, पूछा गया है कि ये किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ भारत आए थे। तो ये अल्फांसो डिसूजा के साथ भारत आए थे। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ फ्रांसिस जेवियर जो थे ये भारत आए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में। भारत में सबसे पहले आने और सबसे बाद में जाने वाली यूरोपीय शक्ति थी कौन थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पुर्तगाली थे। ये सबसे पहले आए तो थे लेकिन गए सबसे बाद में थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था। तो ये पेड्रो अल्वारेज कैब्रल था। फ्रेंड्स, ये कब आया था। तो ये 1500 के करीब आया था। सबसे पहले कौन आया था। तो वास्को डी गामा कब आया था। तो 17 में 1498 में वास्को डी गामा आया था और 1500 में आए थे हमारे पेड्रो अल्वारेज कैब्रल थे। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो कोचीन में 1503 में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी और इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी वो कन्नूर में की थी। कब? 1605 में। मतलब इन्होंने पुर्तगालियों ने 1503 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की और यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे हमारा 1503 है और यहाँ पे हमारा जो होगा वो 1505 होगा। 1505 में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी कन्नूर में और पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी कोचीन में। कब? 1505 में। 1503 में कोचीन में और 1505 में कन्नूर में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में यूरोपीय के आने का क्रम बताइए। तो यूरोपीय जो आए थे भारत में, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, पुर्तगालियों के बाद आए थे डच के बाद अंग्रेज के बाद डेनिश और डेनिश के बाद आए थे फ्रांसीसी। फ्रेंड्स, डेनिश जो थे ये हमारे कहाँ के निवासी थे। तो डेनमार्क के थे। डेनिश जो थे वो डेनमार्क के थे और डच जो थे वो हॉलैंड, नीदरलैंड के थे। तो इनका जो है आने का क्रम हम लोग देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये। तो पुर्तगाली कब आए थे। तो फ्रेंड्स, पुर्तगाली आए थे 1498 में, वास्को डी गामा आया था और डच जो हमारे आए थे ये हमारे आए थे 1596 में। फ्रेंड्स, लेकिन डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना हमारी कब हुई थी। 1602 में हुई थी। उसके बाद हमारे आ जाते हैं अंग्रेज़। तो अंग्रेज़ आए थे हमारे 1599 में। फ्रेंड्स, ये था जॉन मेंडेल हॉल था जो सबसे पहले आया था। तो उसके बाद हमारे डेनिश आते हैं। तो डेनिश जो आते हैं वो 1616 में आते हैं और फ्रांसीसी हमारे 1667 में आते हैं। तो फ्रेंड्स, इनके आने का क्रम ये हो जाता है और इनकी फैक्ट्रीज स्थापित, मतलब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वैसे और भी बहुत सारी यूरोपीय ईस्ट इंडीज़ कंपनी थी। तो उनकी स्थापना का जो क्रम हो जाएगा तो उसमें बस यहाँ पे डच की जगह हमारे अंग्रेज़ हो जाएंगे, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ब्रिटिशर्स की, इसकी स्थापना तो 1600 में हो गई थी पर ये आए बाद में थे और डच आए पहले थे, लेकिन इनकी जो कंपनी थी ट्रेड कंपनी उनकी स्थापना हुई थी 1602 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ की थी। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो की थी वो किसने की थी पूछा है। तो ये पुर्तगालियों ने की थी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है, यहाँ पे था भारत में पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी। तो ये पुर्तगालियों ने की थी। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप वीडियो देखते रहें, कंटिन्यूटी बनाए रखें, क्योंकि हम मॉडर्न इंडिया के सारे क्वेश्चंस लगभग कवर करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।